नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 7 अगस्त 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और साइंस एंड टेक के डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज संडे है तो द हिंदू का एडिटोरियल पब्लिश नहीं होता, लेकिन हाँ, साइंस एंड टेक की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और डेली न्यूज में क्या क्या डिस्कस करेंगे इसका भी ब्यौरा मैं आपको देता हूं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि जगदीप धनखड़ साहब, जो कि पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, अब 14वें वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं इंडिया के। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ा रखा है। तो इसके अलावा और कौन कौन सी न्यूज देखनी है, तो धनबाद की जो जज का मर्डर हुआ था, इसके ऊपर मैंने लगभग 1 साल पहले एक वीडियो भी बनाई थी। इसको लेके सीबीआई कोर्ट ने 2 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है, तो इसको देखेंगे। एनआरसी को इंप्लीमेंट करने के लिए मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, इसको देखेंगे। डिफेंस डील में जो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, इसका कितना टारगेट बीट हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। वेस्ट एशिया के अंदर श्रीलंका के लोग बड़े तादाद में जा रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए, और वो मार्केट को तोड़ रहे हैं। अगर किसी एक नौकरी में 1 लाख रुपया प्रति महीना मिलता है, तो श्रीलंका के लोग वहां पे 30 से 40 हजार रुपए में काम करने को तैयार है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के लोग जो ऑलरेडी वेस्ट एशिया में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा कंपटीशन आ गया है गल्फ में। क्योंकि अगर किसी एक एम्प्लॉयर को 1 लाख रुपए का काम 30 हजार में करने वाला एक इंडिविजुअल मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो एम्प्लॉयर 30 हजार में काम करने वाले को नौकरी देगा। तो ये क्या न्यूज है, इसको देखेंगे। राजस्थान की नदियों के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। समर्स के समय पे ये नदियां राजस्थान की लाइफ लाइन होती हैं, तो मानसून से कितनी भरी है कितनी खाली है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर अगर देखा जाए तो 3 साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज है। एक न्यूज है जेनोमिक सर्विलेंस की इंपॉर्टेंस को लेकर। दूसरा, रॉक से अर्बनाइजेशन और कंजर्वेशन, एक रॉकी लैंडस्केप के हद तक अर्बनाइजेशन और कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये एक लिजर्ड के एग्जाम्पल से समझेंगे, एक छिपकली के एग्जाम्पल से समझेंगे। और ओवरऑल वो कुछ ऐसे क्रिएचर्स जो कि पूरा समुंदर क्रॉस करके, अगर ये अफ्रीका है तो अफ्रीका के कोने में यहाँ पे है मदागास्कर और यहाँ पे है इंडिया। तो इंडिया में जो जानवर वगैरह पाए जाते हैं, जो क्रिएचर्स पाए जाते हैं, वो बहुत हद तक मदागास्कर के क्रिएचर जैसे हैं, और मदागास्कर के जो क्रिएचर है वो अफ्रीका के क्रिएचर से मैच नहीं हो रहे। तो मदागास्कर इंडिया जो कि 3800 किलोमीटर दूर है, और अफ्रीका मदागास्कर से केवल 400 किलोमीटर दूर है, तो इंडिया और मदागास्कर जो 3800 किलोमीटर दूर है, उसके बावजूद क्रिएचर में इतना सिमिलैरिटी क्यों है, इसके बारे में साइंस एंड टेक से रिलेटेड आर्टिकल है, तो इसको देखेंगे। तो इतनी न्यूज देखने वाले हैं। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं, इससे चैनल की एल्गोरिदम को काफी बूस्ट मिलता है यूट्यूब के अंदर। ओवरऑल यूट्यूब ज्यादा लोग को रिकमेंड करता है। सुपर थैंक्स का ऑप्शन चाहे तो दबा के हेल्प कर सकते हैं। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, हिथरटू। अंटिल नाउ एंड अंटिल द पॉइंट इन डिस्कशन। अंटिल नाउ मतलब आप कह लो अब तक, अभी तक। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के डिस्कशन में अब तक का डाटा देख रहे हो, या फिर मान लो किसी पर्टिकुलर डेट के रिस्पेक्ट में आप डाटा कंपाइल कर रहे हो, तो हिथरटू बोलते हैं। हिथरटू मतलब अब तक, या फिर जिस टाइम फ्रेम में आप बात कर रहे हो उस टाइम फ्रेम। तो अंटिल नाउ और अंटिल द पॉइंट इन टाइम अंडर डिस्कशन, हिथरटू मतलब, हिथरटू अगर जनरल सेंस में लिखा जाएगा तो आप कह लो कि अभी तक का डाटा। ठीक, चलिए। 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़ साहब। जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में न्यूज आपकी काम आई। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के कैंडिडेट थे और फॉर्मर वेस्ट बंगाल के गवर्नर है। टोटल 710 वैलिड वोट पोस्ट हुए हैं वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, जिसमें 528 से कंसीडरेबल मेजोरिटी यहां पे जगदीप धनखड़ साहब को मिली है 16वें वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। वैसे तो देखा जाए तो जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे इन इलेक्शंस में वो थे 780। एक मिनट में जरा विंडोज एडजस्ट कर दूं। हाँ जी, तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स थे वो थे 780। अब इन 780 में 725 एमपीज ने वोट किया, तो वोटर टर्नआउट था 92.94। इस 725 एमपीज में से 15 एमपीज के जो वोट थे वो इनवैलिड थे, तो जो वैलिड वोट है वो 710 है। तो 710 वैलिड वोट्स है, मतलब जो 725 टोटल वोटिंग हुई है उसका 97.93 ये आप कह सकते हो कि वैलिड वोट है। तो 710 में मेजॉरिटी अगर देखी जाए तो आ गई है जगदीप धनखड़ के पास। इनको मिले हैं फेवर में 528 वोट, और जो अपोजिशन कैंडिडेट थी मार्गरेट एल्वा, इनको मिले हैं 182 वोट। ऐसा बताया सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा उत्कल कुमार सिंह साहब ने, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर थे इस पर्टिकुलर इलेक्शन के। तो आराम से यहां पे जगदीप धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीत गए। वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, 5 साल का इसका टर्म होता है।
ठीक है भाई, वाइस प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर सकता है। ओवरऑल जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगा उसी दिन से पोस्ट को वैकेंट माना जाएगा। देखा जाए, अगर वाइस प्रेसिडेंट को उसकी कुर्सी से हटाना है तो एक रेजोल्यूशन काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा में पास कराना पड़ेगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ओवरऑल वो इंडिविजुअल बन सकता है जो कि राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो नोटिस को मूव करना पड़ेगा कम से कम 14 दिन पहले। ठीक है ना, एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा राज्यसभा के अंदर और लोकसभा का एसेंट होना चाहिए। बेसिकली जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आप एलिजिबल होने चाहिए राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए, और अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको एलिजिबल होना चाहिए लोकसभा का मेंबर होने के लिए। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, इसकी डेफिनेशन कहां लिखी हुई है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैंने कई बार पहले अपनी पॉलिटी की वीडियोस में समझाया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का सिटीजन होने चाहिए, 35 साल इनकी उम्र कंप्लीट होनी चाहिए, राज्यसभा के मेंबर होने के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इनके पास यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, लोकल अथॉरिटी के अंदर, पब्लिक अथॉरिटी के अंदर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जहां पे इलेक्टेड मेंबर्स हो राज्यसभा के, नॉमिनेटेड मेंबर्स हो राज्यसभा के, इलेक्टेड मेंबर्स हो लोकसभा के। ठीक है भाई, चलिए अगली न्यूज। सीबीआई कोर्ट ने लाइफ टर्म दिया है धनबाद जज मर्डर केस में। जीएस पेपर 3-4 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और केस स्टडीज में न्यूज काम आएगी। इस पर्टिकुलर न्यूज को मैंने पिछले साल कवर किया था, वाई उत्तम आनंद वॉज मर्डर, राइजिंग क्राइम्स अगेंस्ट जजेस। तो यहां पे एक वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी। ये जो उत्तम आनंद साहब थे सुबह जॉगिंग कर रहे थे, लगभग 5:30 बजे एक टेम्पू आया, वो एकदम से इस तरफ मुड़ा और इनको मार के चला गया, टक्कर मार के। वो टक्कर इस वीडियो को देख के ही आपको पता चलेगा कि इंटेंशनल लग रही थी। एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने झारखंड में ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो कि इस ऑटो रिक्शा को चला रहा था, और उसके साथ साथ एक और उसका एसोसिएट था राहुल वर्मा, ऑटो रिक्शा ड्राइवर था लखन वर्मा, इन दोनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ की सजा सुनाई है। तो मतलब जब तक जिंदा हो तब तक जेल के अंदर बंद रहोगे, क्योंकि तुमने 49 वर्षीय एडिशनल सेशंस जज उत्तम आनंद जी का मर्डर किया है। सेशंस जज की ओवरऑल जो कुर्सी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रिमिनल केसेस को देखते हैं ये जजेस, तो इसीलिए थोड़ा थ्रेट के अंदर रहते हैं। 20,000 रुपए का फाइन इन दो इंडिविजुअल्स के ऊपर लगाया गया है अंडर इंडियन पीनल कोड सेक्शन 302 मर्डर के रिस्पेक्ट में। सीबीआई जज ने 10,000 का फाइन और मारा है अंडर सेक्शन 301, अंडर सेक्शन 201 201 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो सेक्शन 201 ऑफ इंडियन पीनल कोड जो कि बात करता है कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस, गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट ऑफेंडर। तो इस रिस्पेक्ट में भी ओवरऑल इन दो लोगों के ऊपर 10,000 रुपए का फाइन लगाया गया, प्लस इस एविडेंस को मिटाने के लिए इनको 7 साल की सजा दी गई है। तो एक तो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया गया, जब तक जिंदा हो तब तक जेल में रहोगे, उसके साथ साथ 7 साल की सजा एविडेंस मिटाने के लिए। दोनों ही सजा कॉन्करेंटली चलेंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब ये दोनों इंडिविजुअल जिंदगी भर जेल में ही रहने वाले हैं। तो भैया पिछले साल 28 जुलाई को रणधीर वर्मा चौक पे सुबह 5:30 बजे जॉगिंग कर रहे थे उत्तम आनंद साहब, ओवरऑल हैवी ऑटो रिक्शा आया, इनको टक्कर मार के चला गया। सीबीआई के जो काउंसिल है अमित जिंदल, इन्होंने डेथ सेंटेंस की मांग की थी, रीजन बीइंग इस क्राइम को इंटेंशनली कमिट किया गया था। इन दो इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिफेंस लॉयर थे कुमार बिमलेंदु, इनका यह बोलना था कि ये एक्सीडेंटल एक्सीडेंट था, यहां पे सीधे सीधे इंटेंशन से नहीं मारा गया। हालांकि ओवरऑल जो क्राइम में ये प्रूव हुआ है कि हाँ भाई इन दोनों लोगों ने इंटेंशनली मर्डर किया है, इसलिए ओवरऑल यहां पे इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट अंटिल डेथ का चार्ज दिया गया है। 58 विटनेसेस का यहाँ पे स्टेटमेंट लिया गया। एक बड़ी सी रोड पे घूमते घूमते व्हीकल टक्कर मार के जा रहा है और उसके बाद घूम नहीं रहा है, सीधे चल रहा है, मतलब इंटेंशनली ही यहाँ पे मारा गया उत्तम आनंद साहब को। एक और मुद्दे के ऊपर यहाँ पे इशू उठा था कि भाई सेशंस जज की सिक्योरिटी, वो सेशंस जज जो सच में ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनकी लाइफ, उनकी सिक्योरिटी को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस रिस्पेक्ट में भी काफी बड़ी बहस हुई थी। क्या सरकार ने इस इशू में कोई डिसीजन या कुछ प्रोविजंस बनाए हैं? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगली न्यूज, श्रीलंकन वेस्ट एशिया में जॉब चेस कर रहे हैं और इसके लिए एनआरआई मतलब नॉन इंडियन रेजिडेंट्स को, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जीएस पेपर 2-3 पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में न्यूज आपको काम आएगी। तो भाई बहुत सारे श्रीलंकन यूथ्स वेस्ट एशियन सिटीज की तरफ भाग रहे हैं नौकरी की तलाश में, और इसीलिए गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज है यहां पे जो इंडियंस काम करते हैं इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। श्रीलंका का जो ब्यूरो ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन है SLBFEP, इसने बोला है कि रिसेंटली
1.5 लाख से ज्यादा श्रीलंकन यूथ्स, 1,56,000 श्रीलंकन यूथ्स बहुत सारी कंट्रीज के लिए निकल चुके हैं, जिसमें वेस्ट एशिया एक मेजर आप कह लो डेस्टिनेशन है। तो ये जो श्रीलंका से जा रहे हैं लोग, ये इतना डिस्ट्रेस्ड हैं, इसको डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन कहा जा रहा है। फॉरेन की कंट्रीज में जिस नौकरी के लिए लाख रुपए प्रति महीना मिलता है, वहां पे 30 से 40,000 50,000 में भी ये लोग काम करने को तैयार है। तो एक एम्प्लॉयर को अगर सस्ती वर्कफोर्स मिलेगी, तो वो सस्ती वर्कफोर्स को ही नौकरी देगा। इसलिए जो पहले से जो इंडियंस इन जीसीसी कंट्रीज में काम कर रहे हैं, इनकी नौकरी पे थोड़ा खतरा आ गया, ये यहां पे बताया जा रहा है। इस रिस्पेक्ट में इब्राहिम कलील साहब, जो कि स्टेट सेक्रेटरी हैं केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर के दुबई में, ये केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर एक एनआरआई आउटपुट है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का। इनका ये बोलना है इब्राहिम कलील का कि भाई ये श्रीलंकन चीप अल्टरनेटिव्स हैं। जितने में एक इंडियन हायर होगा, उतने में 3 श्रीलंकन, 2 से 3 श्रीलंकन हायर कर सकता है एम्प्लॉयर दुबई में और बाकी जीसीसी की कंट्रीज में। तो इस कंटेक्स्ट में जो एनआरआईज इन कंट्रीज में पहले से काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी परेशानी यहां पे हो सकती है। फिर रिसेंटली श्रीलंकन कौन कौन सी कंट्री में गए, तो भाई कुवैत में लगभग 39,216 गए श्रीलंकन, कतर में 36,229, सऊदी अरेबिया में 26,098, साउथ कोरिया में 3,219, जापान में 2,576। तो जॉब मार्केट में एक रिपल आ गया, लार्ज स्केल माइग्रेशन देखने को मिला, जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा नहीं कि कोई भी श्रीलंकन मुंह उठा के फ्लाइट पकड़ के चला जा रहा है। केवल वही श्रीलंकन फॉरेन जा पाते हैं जो स्किल्ड लॉट में है। अब समझिए, ये स्किल्ड लॉट को जब तक श्रीलंका के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, वो रुका हुआ था। लेकिन श्रीलंका के अंदर जब से ये इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, ये भाग रहे हैं। तो जो स्किल्ड लॉट है वो बाहर निकल रहा है कम तनख्वाह में भी काम करने के लिए। और इसी कंटेक्स्ट में जो जॉब मार्केट है फॉरेन कंट्रीज में, खासकर जीसीसी कंट्रीज में, वो हिल रहा है। इंडियंस को परेशानी हो सकती है। फिर देखा जाए, श्रीलंका से एक जो तबका है फीमेल हाउसमेट्स, मतलब आपको घर में काम करने के लिए जो असिस्टेंस होती है, झाड़ू पोछा लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो बड़ी क्वांटिटी में जो फीमेल हाउस होल्ड्स हैं, वो श्रीलंका से बाकी वेस्ट एशियन सिटीज में जाती हैं काम करने के लिए। हालांकि श्रीलंका के अंदर भी जो लोग हैं, वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जाना प्रेफर करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में काम करने के लिए। लेकिन जब मौका नहीं मिल रहा है, तो भाई कहीं पे भी जाओ। और श्रीलंका के अंदर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आई है, इससे एक डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन ट्रिगर हुआ है। 80% माइग्रेशन वेस्ट एशिया में देखने को मिला है, जिसमें स्किल्ड लॉट भी है और ओवरऑल जो फीमेल हाउस होल्ड्स हैं वो भी है। मतलब छोटे मोटे काम, कार ड्राइवर, घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम, इस प्रकार के कामों के लिए भी बड़ी तादाद में लोग गए, और स्किल्ड काम के लिए तो गए ही हैं। तो जो 1.56 लाख लोग श्रीलंकन बाहर गए जॉब करने के लिए, 38,871, 38,887 में डोमेस्टिक जॉब्स के लिए गए, बाकी प्रोफेशनल और अदर जॉब्स के लिए गए। ऐसा बोलना है SLBFEP, मतलब जो फॉरेन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है आपको श्रीलंका का, उसका ये बताना है आप। ठीक है भाई। तो इंडियंस को यहाँ पे प्रॉब्लम है। हालांकि लॉन्ग टर्म में इंडियंस को प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी वजह यह बताई जा रही है कि इंडिया का लीगेसी कनेक्शन है गल्फ कंट्रीज के साथ, उस लेवल पे श्रीलंका का लीगेसी कनेक्शन नहीं है। तो कुछ समय तक डेफिनेटली जॉब मार्केट में हो सकता है ये श्रीलंका से इंडिया को चैलेंज दे, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इंडियंस ही इन कंट्रीज में ज्यादा सर्वाइव करेंगे। अगला जीएस पेपर 3 डिफेंस में, फॉरेन फर्म्स ने केवल 82% टारगेट मीट किया है डिफेंस डील ऑफसेट का। यह क्या चीज है, देखिए समझिए। पिछले 15 सालों में बहुत सारी फॉरेन डिफेंस कंपनीज को यह बोला गया कि आप इंडिया के अंदर आओ, अपनी कंपनी स्टैब्लिश करो, अपने वेपन्स वगैरह बनाओ। ठीक है। और इन कॉन्ट्रैक्ट्स में, इन डिफेंस डील्स में डिफेंस ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट भी रखा गया था। ठीक है। डिफेंस ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट रखा गया था $6.83 बिलियन का 1 अगस्त 2022 तक, जिसमें से फुलफिल हुआ है 82.13%, $5.61 बिलियन। ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट को बताया। अब इस बात को लेकर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कुंवर दानिश अली, इनका यह बोलना है कि अगर बाहर की ये डिफेंस कंपनीज इंडिया के अंदर डिफेंस ऑफसेट क्लेम्स को पूरा नहीं करेंगी, तो हमारे भारतीय लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, हमारे एफएसएमई सेक्टर को सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये क्या है डिफेंस ऑफसेट कमिटमेंट, मतलब क्या है इसका, तो मैं समझाता हूं। देखिए, ऑफसेट क्लॉज के अंदर अगर कोई एक फॉरेन डिफेंस की कंपनी इंडिया के अंदर आके धंधा करती है, जैसे मान लीजिए हमने फ्रांस से रफाल खरीदे, कुछ हजारों करोड़ में डील हुई। इस डील में इंडिया ने रफाल से बोला कि यार तुम हमें प्लेन्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसमें डिफेंस ऑफसेट आप कह लो कुछ डील करो। एक ऑफसेट क्लॉज डालो। ऑफसेट क्लॉज मतलब कि तुम कुछ परसेंट पैसा इंडियन इकोनॉमी में खर्चोगे, इंडिया के लोगों को नौकरी दोगे, इंडिया के एमएसएमई सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दोगे, उनको थोड़ी बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोगे, और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो कि हजारों करोड़ में जा रहा है, कुछ परसेंट मैन्युफैक्चरिंग तुम इंडिया में करोगे।
हालांकि मैं बाद में बता दूं कि रफाल डील के ऊपर से कोई भी डिफेंस ऑफसेट क्लेम हटा दिया गया था। बट जनरली आपको बात की जाए तो ओवरऑल जो भी हम डिफेंस डील करते हैं किसी फॉरेन कंपनी के साथ, अगर वो फॉरेन कंपनी कोई डिफेंस का इक्विपमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, तो डिफेंस ऑफसेट डील ये बोलती है कि उसका कुछ प्रतिशत, अमूमन ये प्रतिशत 2006 की डील के हिसाब से रखा गया था 30%। तो अगर 1,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया है हमने किसी फॉरेन डिफेंस कंपनी को, मान लो हमें हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करने का, तो हेलीकॉप्टर को बनाने का 30% काम इंडिया के अंदर होना चाहिए। इंडिया के अंदर हायरिंग फायरिंग होनी चाहिए, इंडिया के एमएसएमई सेक्टर को ये ठेका मिलना चाहिए। तो हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स बनाने हैं मान लो, या कोई मशीन बनानी है, तो उसका ठेका इंडिया के अंदर किसी एमएसएमई को दे दिया। मतलब 1,000 करोड़ में से 300 करोड़ रुपया लगभग बनाने का इंडिया के अंदर खर्च करे वो फॉरेन कंपनी। तो इससे क्या होगा, इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी आएगी, इंडिया के अंदर डिफेंस का एक इकोसिस्टम स्टैब्लिश होगा, इंडिया के अंदर नौकरियां क्रिएट होंगी। इसको बोला जाता है डिफेंस ऑफसेट क्लॉज। इस डिफेंस ऑफसेट क्लॉज को डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2005 का हिस्सा बनाया गया था, ताकि हमारी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को इंप्रूव किया जा सके। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2006 था, इसमें डिफेंस ऑफसेट क्लॉज को डिफेंस डील के 30% पे फिक्स किया गया, अगर 300 करोड़ की ज्यादा की डिफेंस डील है। फिर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 में 2000 करोड़ से ज्यादा की डिफेंस डील में 30% को ऑफसेट क्लॉज रखा गया। पहला ऑफसेट क्लॉज साइन हुआ था 2007 में। फिर सरकार ने यहां पे धीरे धीरे चेंजेस किए। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में 2000 में जो रफाल डील थी उसको डिफेंस ऑफसेट क्लॉज से हटा दिया गया। मतलब ये जो फ्रेंच मैन्युफैक्चरर है डसॉल्ट, वो हमको जो रफाल फाइटर जेट्स होगा उसमें ओवरऑल कोई भी डिफेंस ऑफसेट क्लॉज नहीं होगा। मतलब जरूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंटिजेंसी के हिसाब से, इमरजेंसी के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से किसी एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी ऑफसेट क्लॉज की डील रखनी है, यह भारत सरकार बाइलेटरल नेगोशिएशंस में डिसाइड करेगी। और ये जो डिफेंस ऑफसेट डील होती है, ये पूरी हुई या नहीं हुई, इनका प्रॉपर ऑडिट होता है, और ये ऑडिट कंडक्ट करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मार्च 2018 तक जो भी डिफेंस ऑफसेट डील पूरी हुई है नहीं हुई है, इसके रिस्पेक्ट में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की पार्लियामेंट में सितंबर 2020, और ये बोला कि 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे, ओके, 66,427 करोड़ के, जिसमें से दिसंबर 2018 तक 19,223 करोड़ के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे होने चाहिए थे, लेकिन केवल 11,396 करोड़ के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे हुए। इस 11,396 करोड़ में भी डिफेंस मिनिस्ट्री का बोलना है ऑफसेट क्लॉज प्रॉपर तरीके से पूरा किया गया केवल 48% केसेस में। मतलब 66,000 करोड़ में से केवल 5,457 करोड़ के डिफेंस ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉरेन कंपनीज ने प्रॉपर तरीके से पूरा किया। मतलब 66,000 करोड़ जो कि मार्च 2018 तक इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने की बात की गई थी, इसमें से ओवरऑल 19,000 करोड़ का डिफेंस ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था। कब तक? दिसंबर 2018 तक। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ने बोला कि केवल 11,300 करोड़ का पूरा हुआ है, और डिफेंस मिनिस्ट्री बोल रही है कि वो भी पूरी तरीके से एलिजिबल नहीं है, केवल 5,457 करोड़ के डिफेंस ऑफसेट क्लॉज पूरे हुए, और 2024 तक पूरा 55 करोड़ का पूरा करना है। तो इस कंटेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, बताया ये जा रहा है कुल मिला के इन फिगर्स से आप ये समझिए ना नेटशेल, कि जितने भी डिफेंस ऑफसेट क्लॉज की डील्स है उसके ऊपर ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो पा रहा। हम लोग फॉरेन कंपनीज को ठेका देते, और ये फॉरेन कंपनीज अपने लेवल का जो डिफेंस ऑफसेट क्लॉज की डील है उसको पूरा नहीं कर रही है। और भारत सरकार ज्यादा कुछ इसलिए नहीं बोल पा रहा, रीजन ये है कि जो डिफेंस कंपनीज है ये भारत की डिफेंस कह लो प्रोक्योरमेंट के लिए, डिफेंस ऑटोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम दो डिस्टर्ब नेबर्स के बगल में रहते हैं, चाइना और पाकिस्तान, इसलिए हम अपने डिफेंस सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए डिफेंस ऑफसेट क्लॉज के चलते में कोई बड़ी डिफेंस डील इंडिया के हाथ से निकल जाए, वो भी इंडिया नहीं चाहता। तो जरूरी यह है कि भैया बाइलेटरल नेगोशिएशंस के समय पे, किसी डिफेंस मशीनरी को, हथियारों को खरीदने के समय पे, जो भी डिफेंस ऑफसेट क्लॉज की डील फाइनलाइज की जा रही है वो प्रैक्टिकल हो। एक बार फाइनलाइज हो गई तो ग्राउंड लेवल पे वो पूरी हो रही है, इसकी समय समय पे ऑडिटिंग हो, और अगर पूरी नहीं होती है तो प्रॉपर तरीके से पेनाल्टी का क्लॉज हो। पेनाल्टी का क्लॉज अभी भी है, बट वो इंप्लीमेंट होता है नहीं होता है वो डिपेंड करता है। देखिए भारत सरकार भी वल्नरेबल है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है नहीं, तो अभी कुछ हथियारों के लिए हम बाहर के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, और हम अगर उनके ऊपर पेनाल्टी मारने लगेंगे डिफेंस ऑफसेट क्लॉज ना पूरा करने की वजह से, तो वो हो सकता है कि इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर दे, जो कि हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए डेंजरस हो जाएगा, खासकर अगर चाइना पाकिस्तान थ्रेट को देख के चले। तो ये ओवरऑल न्यूज थी। फिर अगली न्यूज, मणिपुर असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है कि भैया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को मणिपुर में इंप्लीमेंट करिए।
जीएस पेपर 2 पॉपुलेशन और एसोसिएटेड इश्यूज में न्यूज काम आएगी। मणिपुर के ट्राइबल ग्रुप्स का यह बोलना है कि भाई जो मणिपुर के इंडिजीनियस लोग हैं वो तो ना के बराबर रह गए, सब बाहर के लोग आके मणिपुर में स्टैब्लिश हो गए। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मणिपुर के अलावा जो मणिपुर के इंडिजीनियस ट्राइब्स उसके अलावा बाकी इंडियंस ही आके स्टैब्लिश हुए, फॉरेन के लोग आके स्टेबल हुए हैं, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार के लोग मणिपुर के हिल्स में आके सेटल हो गए। 19 एपेक्स ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन उनके एफिलिएट्स ने 12 जुलाई को चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री मोदी जी को और अमित शाह साहब को, जो हमारे होम मिनिस्टर, और बोला कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस आप बनाइए मणिपुर के अंदर। मणिपुर की स्टेट असेंबली ने मान भी लिया कि हाँ भाई हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन स्टैब्लिश करेंगे। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि पूरे देश की आबादी 1971 से 2001 के बीच में 87.67% पे बढ़ी है और 2001 से 2011 के बीच में 120% पे बढ़ी है। वहीं पे अगर आप मणिपुर की बात करो तो मणिपुर की हिल डिस्ट्रिक्ट्स की आबादी 1971 से 2001 के बीच में 153.3% से बढ़ी है और 2001 से 2011 के बीच में 250% से बढ़ी है। और मणिपुर की वैली के इलाकों की आबादी जो कि इम्फाल और जिरभम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे 1971 और 2001 के बीच में मणिपुर की आबादी बढ़ी 94.8% और 2001 से 2011 के बीच में 125.4%। तो मतलब क्या है? मणिपुर की हिल डिस्ट्रिक्ट्स में आबादी 2001 से 2011 के बीच में 250% से बढ़ी। तो इतनी तेजी से आबादी कैसे बढ़ रही है भाई? इसका मतलब यह है कि जो नॉन ट्राइबल लोग हैं वो सेटल हो रहे हैं। तो जो अगर हिल्स की बात करो आप, मणिपुर हिल्स की, तो ज्यादातर वहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब सेटल है। लेकिन जो आप देखो जो वैली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वैली डिस्ट्रिक्ट की इसकी बात हो रही इम्फाल की और जिरबम डिस्ट्रिक्ट से, वहां पे आप देखो एक तिहाई, एक दसई इलाका है। मतलब मणिपुर का जो वैली इलाका है वो 1/10 है पूरे ज्योग्राफिकल इलाके का, और उसमें बहुत सारे नॉन ट्राइबल मीटी पीपल स्टैब्लिश्ड है। इनफैक्ट मणिपुर के हिल डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे नॉन इंडियंस आके स्टैब्लिश हो गए। देखा जाए तो हिल ड्वेलर जो है मणिपुर के हिल्स में कुकी चिन ग्रुप को बिलोंग करते हैं और कुकी चिन ग्रुप का जो मेजर आबादी है वो एडजॉइनिंग म्यांमार से आई है। फरवरी 2021 में जब म्यांमार में कूप हुआ तो म्यांमार से एक बड़ी आबादी आके मणिपुर के अंदर स्टैब्लिश हो गई। ये कुकी चिन ग्रुप है, ये है म्यांमार का, बट इंडिया को इन्होंने अपना देश बना लिया है। इस कंटेक्स्ट में जो मणिपुर के इंडिजीनियस लोग हैं वो स्ट्रेस्ड है। उनका ये बोलना है कि भैया बाहर से ही लोग आके अगर मणिपुर के अंदर स्टैब्लिश हो जाएंगे तो हमारे इंडिजीनियस लोगों का क्या होगा? तो जैसा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन आसाम के अंदर लाया गया है, वैसा मणिपुर के अंदर भी लेके आइए। वैसे मैं बता दूं, मणिपुर के अंदर बाहर के लोग स्टैब्लिश ना हो आके, इसके लिए पहले से मणिपुर में एक इनर लाइन परमिट सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है ना? इनर लाइन परमिट सिस्टम में अगर कोई इंडिविजुअल मणिपुर का नहीं है तो मणिपुर में एंट्री मारने के लिए ओवरऑल उसको एक इनर लाइन परमिट की जरूरत है। लेकिन ये परमिट ग्राउंड लेवल पे उतना इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो नहीं पाता है, इसलिए बाहर के देश के लोग बड़ी तादाद में जाके मणिपुर में स्टैब्लिश हो रहे हैं। बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन फ्रंटियर रेगुलेशन, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन BEFER 1873 के थ्रू ये ILP का जो रिजीम था इसके अंदर मणिपुर को लाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी, इस LP के बावजूद भी, जो इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स है इनको लगातार आउट नंबर कर रहे हैं ओवरऑल बाहर के सिटीजन्स जो कि मणिपुर के अंदर जाके स्टैब्लिश हो रहे हैं। तो देश के बाकी हिस्सों से भी मणिपुर के अंदर लोग आके स्टैब्लिश हो रहे हैं, बाहर की कंट्रीज यानी नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, यहां से भी लोग आके स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो इंट्रूशन हुआ है इमिग्रेंट्स का बांग्लादेश से, म्यांमार से, नेपाल से, ऐसा बोल रहा है। क्या था कि पहले मणिपुर में जो परमिट सिस्टम था ना, उसको मणिपुर के चीफ कमिश्नर हिम्मत सिंह ने नवंबर 1950 में हटा दिया देश की आबादी के बाद। तो बहुत दिन तक अनचेक्ड इमिग्रेशन होता रहा, कहां पे? मणिपुर के अंदर। ये यहां पे इल्जाम लगाया जा रहा है। तो इस अनचेक्ड इमिग्रेशन के चलते बहुत सारे आउटसाइडर्स मणिपुर में आके स्टैब्लिश हो गए। ठीक है? पिछले 75 सालों में ओवरऑल बहुत से माइग्रेंट्स का इन्फ्लक्स हुआ है मणिपुर के अंदर, और रिसेंटली ही म्यांमार से भी बड़ी तादाद में मुस्लिम्स आके मणिपुर में सेटल हुए हैं। म्यांमार के कुकी लोग आके मणिपुर में सेटल हुए। नेपाली आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। बांग्लादेशी मुस्लिम्स जिरभन नाम की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके सेटल हो गए। इन्होंने पासपोर्ट वगैरह ले लिए हैं, लोकल आधार कार्ड ले लिया है और इंडिया भारतीय नागरिक की तरह यहां पे रह रहे हैं। अब इस बात को लेके मणिपुर के लोग नाराज है। उनका ये बोलना है मणिपुर के इंडिजीनियस ट्राइबल्स का कि देखो इनर लाइन परमिट से कुछ हो नहीं रहा है, तो बेटर ये है कि आप नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कंडक्ट करो आसाम की तरह, और जो बाहर के लोग हैं उनको बाहर निकालो। 1961 को कट ऑफ डेट बनाओ और उसके बाद जो भी बाहर से आया है उसको डिपोर्ट करो देश के बाहर। अब ये कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा वो एक अलग बात है।
नेक्स्ट, राजस्थान नदीज एंड इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राई समर, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट कंजर्वेशन में न्यूज काम की है। देखिए क्या है, अभी रिसेंटली आपने न्यूज सुनी होगी, राजस्थान वैसे एक एरिड स्टेट है, कम पानी बरसता है, अरावली हिल्स के पैरेलल है, तो अरावली हिल्स भी मानसून को रोक के ज्यादा राजस्थान में पानी बरसा नहीं पाता, बट फिर भी जोधपुर सिटी में भयंकर बारिश आई थी, फ्लड्स आ गए थे। ठीक है, राजस्थान के कंट्री साइड में भी कुछ जगहों पे अच्छी न्यूज सुनने को आ रही है। अच्छी रेंज के चलते जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो पॉन्ड्स हैं, और इन पॉन्ड से जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती हैं, जो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं राजस्थान के अंदर, उनमें ठीक ठाक पानी हो रहा है। इनको नदी और तालाब बोला जाता है। लेकिन नदीज और तालाब शैलो डिप्रेशन से, जो कि जोधपुर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट्स और राजस्थान की कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स के आउटसाइड में रूरल इलाकों में बनाए गए हैं। तो ये जो टैंक्स हैं कुछ इस प्रकार से बनाए गए कि जब पानी बरसे तो पानी इन टैंक्स में जमा हो जाए, और ये टैंक्स कभी कभी, ये पॉन्ड्स कभी कभी छोटी छोटी नदियों को, छोटी छोटी स्ट्रीम्स को भी पानी फीड करते हैं। और ये जो नदियां हैं, ये कई दशकों से ओवरऑल जो कंट्री साइड है राजस्थान का, उसको पानी प्रोवाइड करती हैं। अब कई बार ये होता था कि स्कैंटी रेनफॉल के चलते ये नदियां सूख जाती थी, बट इस साल ओवरऑल कुछ अच्छी न्यूज है, ठीक ठाक पानी बरसा है राजस्थान के लैंडस्केप के ऊपर, उसके चलते ओवरऑल आप देखो तो ये जो नदियां हैं कंट्री साइड ऑफ राजस्थान में, दे आर ब्रिमिंग विद वाटर, और ये अपने आप में एक अच्छी न्यूज है। ठीक है, तो जो विलेजर्स हैं जिनको नदियों के बारे में पता है, वो यहां पे बता रहे हैं कि रेन गॉड्स का इस बार अच्छा खासा, आप कह लो दया रही है, दया दृष्टि रही है, इसलिए ठीक ठाक अमाउंट में पानी भरा हुआ है नदियों में। जैसे राम रावस कालन विलेज है, ये 49 किलोमीटर नॉर्थ में ईस्ट में है जोधपुर के, भोपालगढ़ तहसील में। यहाँ पे दो नदीज है, और यहाँ पे दो बेसिकली पब्लिक स्ट्रक्चर्स हैं जो बनाए गए पानी स्टोर करने के लिए बारिश से, दियोली और चांद नाम के। तो ये जो दियोली और चांद नाम के, आप कह लो जो टू स्ट्रक्चर्स हैं, ये ओरांस में है। ओरांस आप कह सकते हो सेक्रेड फॉरेस्ट ग्रोव है, जहां पे ज्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं होती, इन फॉरेस्ट को भगवान की तरह पूजते हैं लोकल लोग। इन ओरान नाम के सेक्रेड ग्रोव्स के अंदर दियोली चांद के जो दो, मान लो स्ट्रक्चर्स है पानी भरने के, वो ठीक से भर गए, इससे अच्छी खासी स्ट्रीम्स निकल रही, तो लोकल लेवल पे जो जानवर हैं, जो लोग हैं, उनको पीने के पानी की कमी नहीं हो रही है। एक रिसर्चर मैक इवान यूनिवर्सिटी कनाडा से जोधपुर के अंदर आए, और जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया, और वेस्टर्न राजस्थान के अंदर एक फील्ड स्टडी कंडक्ट की कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को लेके। तो इससे पता चला है कि जो ओरान नाम के सैक्रेड ग्रोव फॉरेस्ट है, वो जो पानी का बारिश आ रही है ना, उस बारिश के पानी को धीरे धीरे कस के रिस रहे हैं। तो उस रिसने की वजह से ग्राउंड वाटर एक्यूफायर भी रिचार्ज हो रहे हैं, और जो पानी का रन ऑफ है, जो पानी का फ्लो है, वो इतना तेज नहीं है। वो पानी कंजर्व हो रहा है, धीरे धीरे स्टोर कर रहा है, और धीरे धीरे ओवरऑल गर्मी के मौसम में आसपास के लोगों को यू नो रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर अप्लाई करवाएगा। बेसिकली आप कह लो एक डेजर्ट, सेमी डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर ये जो ओरांस है, वो मिनी ओएसिस की तरह काम कर रहे हैं। तो ये जो ओरांस है, ओरान आप कह लो सेक्रेड ग्रोव्स, इसके बीच में से जो नदियां बहती हैं, जो दो वाटर स्ट्रक्चर बना रखे हैं देवली चांद नाम के, ये आप कह लो एक नेचुरल इकोसिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। इस नेचुरल इकोसिस्टम में बारिश का पानी स्टोर हो गया, वो बारिश का पानी ओवरऑल फ्लड की तरह भी नहीं बहा, धीरे धीरे इस नेचुरल इकोसिस्टम ने उस बारिश के एक्सेस पानी को सोख लिया, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको रिलीज किया लोकल लेवल की, लोकल लोगों की, लोकल जानवरों की पानी की रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बीच में इस प्रकार के ओरांस, नदीज, देवली, चांद, ये ओवरऑल आप कह सकते हो एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सकते हैं लोकल पॉपुलेशन के लिए, लोकल एनिमल्स के लिए। ठीक है भाई, ये सब चीजें आप बताइए। फिर साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक न्यूज है जीएस पेपर 3 की, क्रिएचर्स दैट क्रॉस्ड एन ओशन टू फाइंड इंडिया। देखिए क्या है, इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहां है इंडिया, यहां है आपका मदागास्कर। अब ये जो मदागास्कर है, ये अफ्रीका से 413 किलोमीटर दूर है, 413, और ये मदागास्कर इंडिया से 3800 किलोमीटर दूर है। उसके बावजूद इंडिया में जो जानवर पाए गए, मदागास्कर और अफ्रीका मदागास्कर में जो जानवर पाए गए, वो सेम है। तो मदागास्कर के जानवर और इंडिया के जानवर बहुत हद तक सेम है, लेकिन मदागास्कर के जानवर और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जानवर उतने सेफ नहीं है, उतने सेम नहीं है, समझ लो। तो देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन एनिमल्स फाउंड ऑन मदागास्कर आइलैंड्स एंड इंडिया, जबकि दोनों 3800 किलोमीटर अलग है। वहीं पे मदागास्कर पे जो एनिमल्स और लाइफ पाई गई है, वो अफ्रीका के लाइफ और एनिमल से मैच नहीं खा रही है। तो इस कंटेक्स्ट में 1860s में एक थ्योरी दी थी जूलॉजिस्ट फिलिप स्क्लैटर ने। फिलिप स्क्लैटर ने बोला कि जो लेम्यूर्स हैं, इनके जो रिलेटिव्स हैं जो कि मदागास्कर में पाए जाते हैं,
और जो इंडिया में पाए जाते हैं काफी एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि एक समय पे मदागास्कर और इंडिया के बीच में एक बहुत बड़ा आइलैंड रहा हो। मैं फिर से बना देता हूं, ओवरऑल हो सकता है यहां पे आपको चीजें क्लियर ना दिख रही हो। फिर से बताता हूं, ये अफ्रीका, आई एम सॉरी मैं रक्षा अगर गलत बना रहा हूं तो बस समझने की कोशिश करिए, ये मदागास्कर और इधर इंडिया, ठीक है ना। अब फिलिप स्कैटर ने बोला कि मदागास्कर और इंडिया में जो लेमूर्स पाए जा रहे हैं, चूंकि वो एक जैसे दिख रहे हैं, तो हो सकता है एक बहुत बड़ा आइलैंड रहा हो किसके बीच में, मदागास्कर और इंडिया के बीच में, और इस आइलैंड पे लेमूर घूमा करते हो। तो ये लेमूर इंडिया के अंदर भी पाए गए, मदागास्कर के अंदर ही पाए गए। लेकिन बाद में ओवरऑल ये जो थ्योरी थी जूलॉजिस्ट फिलिप स्कैटर की, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। ये जो पर्टिकुलर लेम्यूरा नाम का आइलैंड की बात की थी किसने, फिलिप स्कैटर ने, बोला गया ऐसा कोई आइलैंड नहीं था। एक्चुअली में फिलिप स्कैटर की इस थ्योरी को जो तमिल सिविलाइजेशन के लोग हैं उन्होंने सपोर्ट किया। तमिल सिविलाइजेशन के अंदर जो पंडियन लेजेंड्स हैं, जो पंडियन लिटरेचर है, उसमें यह बोला गया था कि हाँ भाई, हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे एक बड़ा आइलैंड हुआ करता था, कॉन्टिनेंट हुआ करता था, कुमारी कुंदम, वो डूब गया था। हालांकि ये दोनों ही थ्योरीज बाद में गलत बताई गई, जो कि फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी आ गई। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी में बताया कि एक समय में मदागास्कर और इंडियन कॉन्टिनेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, बाद में टूट गए और इंडियन कॉन्टिनेंट जाके टकरा गया यूरेशियन कॉन्टिनेंट से, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। तो पहले हो सकता है कि जो जानवर थे, जो लेम्यूर्स थे, वो रहा करते होंगे, मदागास्कर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। फिर जब नॉर्थवेस्ट मूवमेंट हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो ये जो लेम्यूर्स थे ये जिंदा रहे, ये मरे नहीं, इनके फॉसिल्स है। आज की डेट में भी जो लेम्यूर की आबादी इंडिया के अंदर मिलती है और जो लेम्यूर्स की आबादी मदागास्कर के अंदर मिलती है, काफी हद तक एक दूसरे के साथ सिमिलर है। तो जब नॉर्थ मूवमेंट हो रहा था आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उस समय पे भी जो लेम्यूर्स और कुछ और जानवर जो वगैरह पाए जाते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो मरे नहीं, कुछ जिंदा रहे, कुछ मर गए। तो उनके फॉसिल्स से कंपेयर किया जाता है मदागास्कर के फॉसिल्स को। इसलिए आप ये भी देखोगे कि शेचेस, शेचेस एक छोटा सा लैंड मास है, इंडियन ओशन में पाया जाता है। ये शेचेस कभी जो जमीन का टुकड़ा था, ये इंडिया से टूट के पहले अलग हो गया था। आज की डेट में सेशल्स में भी ऐसे बहुत से फॉसिल्स पाए जाते हैं जो इंडिया से बहुत हद तक मैच करते हैं। तो यही सब बातें यहां पे बताया जा रहा है। लैप्लाटोसॉरस, मदागास्कर एनिसिस, ये क्या है? ये भाई आप कह सकते हो फॉसिल्स हैं डायनासोर के। तो ये जो डायनासोर के फॉसिल्स मदागास्कर में पाए गए और जो डायनासोर के फॉसिल्स इंडिया के अंदर पाए गए, ये भी एक दूसरे के साथ मैच कर रहे थे। इसका क्या बताया जाता है? इसका मतलब ये है कि एक समय पे मदागास्कर इंडिया के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये डायनासोर्स उड़ के पूरा का पूरा इंडियन ओशन क्रॉस कर जाएंगे 3800 किलोमीटर, इस बात के चांसेस बहुत कम है। तो उस समय पे जब मदागास्कर और इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, उस समय पे डायनासोर्स उड़ा करते होंगे, और वही डायनासोर के फॉसिल आज इंडिया में भी पाए जाते हैं, मदागास्कर में भी पाए जाते हैं। इन सब चीजों को स्टडी करने के लिए आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को लंबे समय तक स्टडी किया गया है। एनिमल्स के हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया, मॉलिक्यूलर क्लॉक्स को स्टडी किया गया। मॉलिक्यूलर क्लॉक क्या है? ये एक पॉलीफुल टेक्निक है जो कि एस्टिमेट करती है उस टाइम को जब दो फॉर्म्स ऑफ लाइफ एक दूसरे से डाइवर्ज हुए। तो दो फॉर्म्स ऑफ लाइफ पहले एक दूसरे के साथ रहा करते थे, फिर एक दूसरे से अलग हो गए। अब एक दूसरे से अलग हो गए, एक अलग ज्योग्राफिकल इलाके में पहुंच गया, एक अलग पहुंच गया। तो अलग ज्योग्राफिकल इलाके में होने के चलते उनके डीएनए में, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। तो इन चेंजेस के आधार पर किस मॉलिक्यूलर, किस टाइम पे वो ओवरऑल एक दूसरे के बराबर रहा होंगे, इसको एसेस करने की जो टेक्नोलॉजी है वो मॉलिक्यूलर क्लॉक के थ्रू डिवाइस की जाती है। ठीक है भाई, ये सब बातें यहां पे बताई जा रही है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है इस कंटेक्स्ट में। फिर क्या बताया जा रहा है? साउथ इंडिया और श्रीलंका, इसमें फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर फिशेस मिला करती हैं। अब केरला में एट्रोप्लस नाम की एक फिश पाई जाती है, जिसको पलाथी भी बोला जाता है केरला में। एक और फिश पाई जाती है स्यूडोट्रोप्लस। अब अगर इस एट्रोप्लस नाम की केरला की फिश को कंपेयर करो आप मदागास्कर की फिश के साथ, तो मदागास्कर के अंदर भी आपको इस प्रकार की फिशेस मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी फिशेस आपको अफ्रीका में नहीं मिलेंगी। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि कभी ना कभी मदागास्कर इंडिया के साथ जुड़ा होगा, तभी ओवरऑल इंडिया के केरला में जो एथ्रोप्लस नाम की फिश पाई जा रही है, बिल्कुल वैसी ही फिश मदागास्कर के अंदर पाई जा रही है, बट अफ्रीका में नहीं पाई जा रही। समझ गए? तो ये सब बातें ओवरऑल बताई गई। फिर बहुत सारे एशियन फ्रेश वाटर क्रैब्स हैं, जिसको आप जैकार सिनुडी बोलते हो, ये ऑल ओवर साउथ ईस्ट एशिया पाए जाते हैं। फ्रॉग फैमिली है सुग्लुसिडी, जो कि केवल इंडिया में पाई जाती है और शेचेस में पाई जाती है। शेचेस इंडिया कितने हजारों किलोमीटर दूर है, पर शेचेस एक समय पे इंडिया से टूट के अलग हुआ था, इसलिए ये स्पेशीज पाई जा रही दोनों अलग अलग जगहों पे। फिर गुजरात की जो वास्तन लिग्नाइट माइंड है, वहां पे फॉसिल की स्टडी हुई।
जो रिसर्चर्स थे एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो अर्लिस्ट इंडियन मैमल है, जो अर्लिस्ट स्पेशीज ऑफ बैट है, जो अर्लिस्ट यूरोप प्राइमेट प्रिमिटिव लेम्यूर है, ये बहुत हद तक जो गुजरात के है वो दुनिया की बाकी बहुत जगहों से मैच कर रहे हैं। जैसे मगागास्कर के अंदर जो लेम्यूर्स पाए गए और इंडिया के अंदर जो लेम्यूर्स पाए गए वो बहुत हद तक एक दूसरे से सिमिलर है। अब ये तो चांस देखो है नहीं कि ये लेम्यूर्स इतना बड़ा ओशन क्रॉस करके मदागास्कर से इंडिया चले गए हो या इंडिया से मदागास्कर आ गए हो, तो पहले ऑब्वियस सी बात है कॉन्टिनेंट जुड़े हुए होंगे तभी ये पाए जा रहे हैं। फिर अगली न्यूज है, जीएस पेपर थी साइंस एंड टेक की, स्टडी ऑफ रॉक अगामा गिव इनसाइट्स इनटू अर्बनाइजेशन कंजर्वेशन। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने बेंगलुरु के इलाके के आसपास ओवरऑल ये जो लिजर्ड आपको यहां पे नजर आ रही है ना, इसका नाम है पेनिनसुलर रॉक अगामा लिजर्ड, पसामोफिलिस डोरसालिस भी इसको कहा जाता है। ये गार्डन लिजर्ड है, इसकी साउदर्न इंडिया में तगड़ी प्रेजेंस है। तो कुल मिला के ओवरऑल ये लिजर्ड कहां पाई जा रही है, कहां नहीं पाई जा रही है, अगर पाई जा रही तो कौन से बेसिस पे पाई जा रही है, इसके ऊपर अभी स्टडी कंडक्ट की गई आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा। और आईआईएससी बेंगलोर में ये पता किया, इस स्टडी को फ्रंटियर्स इन कंजर्वेशन साइंस में छापा भी गया कि इन लिजर्ड्स को पाए जाने की केवल ये वजह नहीं है कि आप ट्रीज प्लांट करो, आप फॉरेस्ट जैसे लैंडस्केप बनाओ तो इस प्रकार के लिजर्ड्स आप कह लो एग्जिस्ट करेंगे। इन पर्टिकुलर ग्रीन लैंडस्केप्स में आपको रॉकी स्ट्रक्चर्स भी बनाने पड़ेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर लिजर्ड है पेनिनसुलर रॉक अगामा, केवल हरे भरे जगहों पे नहीं फलेगी फूलेगी, ये उन जगहों पे फलेगी फूलेगी जहां पे रॉकी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली किसी भी स्पेशी के कंजर्वेशन में, किसी भी आप कह लो जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाने में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बढ़ाने की एक्सरसाइज में आपको सारे जियोलॉजिकल फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे अगर इस लिजर्ड को कंजर्व करना है तो सिर्फ ग्रीन लैंडस्केप बना काम नहीं चलेगा, आपको रॉकी स्ट्रक्चर्स भी उन ग्रीन लैंडस्केप में बनाने पड़ेंगे। तो ये आईआईएससी बेंगलुरु की एक रिसर्च है जिसके बारे में बात की। फिर जेनोमिक सर्वेलेंस को इंप्रूव करना, जिस पेपर थी साइंस एंड टेक में न्यूज काम आएगी। 1970 में पहली बार मंकी पॉक्स का वायरस इन्फेक्शन रिपोर्ट हुआ, कहां पे, सेंट्रल और ईस्टर्न अफ्रीका में। और उसके बाद ये अफ्रीकन कंट्रीज तक ही लिमिटेड रहा, पूरी दुनिया में नहीं फैला। लेकिन 2022 में देखो तो स्पेन में, नॉर्थ अमेरिका में, इंडिया में इनफैक्ट मंकी पॉक्स के बहुत से केसेस देखने को मिल रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 23 जुलाई 2022 को डिक्लेयर कर दिया मंकी पॉक्स को पीएचईआईसी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। अब तक अगस्त 2022 में 25,000 केसेस मंकी पॉक्स के 83 कंट्रीज से पाए गए। तो कुल मिला के मंकी पॉक्स नाम की जो बीमारी फैल रही है, इसका एक्चुअल प्रेवलेंस जानने के लिए हमें जेनोमिक सर्वेलेंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ऐसा ये आर्टिकल बता रहा है। देखिए अगर आप देखो तो इस साल 35 अलग अलग कंट्री से 600 जेनोम्स को मैप किया गया। जेनोमिक सर्वेलेंस किसी भी वायरस के डीएनए को स्टडी करना, इसको आप बोलते हो जेनोमिक सर्वेलेंस। जब आप उस वायरस के डीएनए को स्टडी करोगे तब आप एक्चुअली में उसका पोटेंशियल जान पाओगे कि वो कितना खराब खतरनाक है, कितनी तेजी से फैलेगा। तो मंकी पॉक्स एक डीएनए वायरस है, इस डीएनए वायरस की जेनोम सैंपलिंग की गई। जब जेनोम सैंपलिंग की गई तो पता चला कि जो मंकी पॉक्स वायरस है, इसका डीएनए पिछले कुछ रीसेंट मंथ्स में 50 बार अपने आप को चेंज कर चुका है। बहुत तेजी से इसके वायरस के डीएनए में म्यूटेशंस हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, और ये जेनेटिक चेंजेस खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो म्यूटेशंस हैं ओवरऑल इस पर्टिकुलर वायरस में, ये म्यूटेशंस, ये जो डीएनए के चेंजेस हैं वो ओवरऑल एक ह्यूमन डीएनए में किस प्रकार का इफेक्ट डालेंगे हमें पता नहीं है। अभी रिसेंटली ही यूएई से आया हुआ एक 22 साल का केरलाइट मर गया। वो बिल्कुल फिट एंड फाइन था, फुटबॉल खेल रहा था, उसको कोई भी ज्यादा सिम्टम्स थे नहीं, एकदम से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तो यहां पे जरूरी क्या है जानना, यहां जरूरी जानना यह है कि जो मंकी पॉक्स का डीएनए वायरस अफेक्ट कर रहा था उस इंडिविजुअल को, वो उस इंडिविजुअल के डीएनए को किस प्रकार से अफेक्ट कर रहा था, ये जानना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो जो भी मंकी पॉक्स के जेनेसिस फैल रहे हैं, जो वायरसेस फैल रहे हैं दुनिया भर में, तो यूरोप के सुपर स्प्रेडर इवेंट में फैले, वहां पे बी1 लीनिएज ट्रैक की गई। तो यूरोप में जो सुपर स्प्रेडर इवेंट हुए वहां पे मंकी पॉक्स की बी1 लीनिएज ट्रैक की गई। लेकिन इंडिया के अंदर जिन जिन लोगों के अंदर मंकी पॉक्स पाए गए ना, जो 2 केरलाइट्स के सैंपल उठाए गए, वहां पे ए2 लीनिएज पाई जा रही है मंकी पॉक्स की। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि यूरोप के सुपर स्प्रेडर इवेंट के चलते मंकी पॉक्स फैल रहा है, लेकिन वहां का जेनोम था बी1 और इंडिया का जेनोम है ए2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बहुत चांसेस है कि इंडिया के अंदर और बहुत सी कंट्रीज के अंदर साइलेंटली ये मंकी पॉक्स का जेनोम पहले से ही फैल रहा हो। ये बस अभी के समय पे हमको लग रहा है कि बाहर से लोग आए तो इंडिया के अंदर हो रहा है, लेकिन हो सकता है पहले से ही मंकी पॉक्स का वायरस इंडिया के अंदर फैल रहा हो, हमें पता ही ना चल रहा हो।
तो इसको पता करने के लिए जेनोम सीक्वेंसिंग बहुत अर्जेंट बेसिस पे करने की जरूरत है। थैंक यू दोस्तों, लेक्चर यहाँ खत्म करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो सुपर थैंक्स